आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 21, देवताओं की अदालत, द ट्रायल ऑफ द गॉड्स। भाग 1, अनसुनी गूंज। दक्ष के राख में बदल जाने के बाद लौहनगर की हवा अब ठंडी और भारी हो गई थी। वीरांश की मुट्ठी में वो छोटी सी चिप जल रही थी। यह दक्ष की अंतिम स्मृतियां और आर्किटेक्ट का बचा हुआ डेटा था। आसमान से आई वो सुनहरी आवाज ने हवा के कणों को रोक दिया था। समय जैसे थम गया था। वीरांश, नश्वर शरीर में बंधे एक अशुद्ध योद्धा, तुमने सिस्टम के नियमों को भंग किया है। अब तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। भाग 2, दिव्य अपहरण। अचानक वीरांश के पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। उसे गिरने का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो ऊपर की ओर खिंचता चला गया। एक तेज सफेद रोशनी ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। जब उसकी दृष्टि वापस आई तो वो किसी शहर में नहीं था। वह बादलों के ऊपर तैरते हुए एक विशाल स्वर्ण मंच पर खड़ा था। चारों ओर 7 विशाल स्तंभ थे जो आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा रहे थे। हर स्तंभ पर एक धुंधली, प्रकाशमय आकृति बैठी थी। ये थे सप्तगण, सृष्टि के वास्तविक प्रशासक। भाग 3, आरोप और अधिकार। तुमने एक दूत, आर्किटेक्ट का वध किया है। बीच में बैठे सबसे ऊंचे गण की आवाज गूंजी। उसकी आकृति किसी जलते हुए सूरज जैसी थी। सिस्टम को नष्ट करना एक अपराध था, लेकिन उसे अपने भीतर समाहित कर लेना महापाप है। वीरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश को जमीन पर टिकाया और निडरता से ऊपर देखा। जिसे आप दूत कह रहे हैं वो इंसानों की आत्माओं का सौदागर था, और जिसे आप सिस्टम कहते हैं वो हम सबकी आजादी की जंजीर थी। आजादी एक भ्रम है बालक, एक दूसरी आवाज आई जो ठंडी और जल जैसी थी। बिना नियमों के ब्रह्मांड केवल एक अराजकता, केओस है। तुमने उस अराजकता को आमंत्रित किया है। भाग 4, अग्नि परीक्षा, द ट्रायल ऑफ फायर। यदि न्याय का अर्थ गुलामी है तो मैं उस न्याय को अस्वीकार करता हूं। वीरांश ने अपनी तलवार हवा में लहराई। धृष्टता, सूरज जैसे दिखने वाले गण ने अपना हाथ बढ़ाया। अचानक मंच पर हजारों जलती हुई तलवारें प्रकट हुईं और वीरांश की ओर बढ़ीं। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह वीरांश की साधना और देवताओं के संकल्प के बीच का टकराव था। वीरांश ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने दक्ष की उस चिप को अपनी तलवार की मूठ में लगा दिया। अचानक तलवार से एक अजीब सा मिश्रण निकला, आधी श्वेत अग्नि और आधा काला बाइनरी कोड। भाग 5, बागी योद्धा का उदय। वीरांश ने तलवार से एक पूर्ण चक्र बनाया। सूं सूं सूं, दिव्य तलवारें हवा में ही बिखर गईं। देवताओं के मंच पर कंपन शुरू हो गया। वीरांश की आंखों में अब वो सुनहरी चमक थी जो केवल सप्तगणों के पास होनी चाहिए थी। असंभव, जलगण चिल्लाया। इसके पास आर्किटेक्ट का एडमिन कोड है। मेरे पास कोड नहीं। वीरांश ने एक छलांग लगाई और सीधे उस सबसे ऊंचे स्तंभ के सामने पहुंच गया। मेरे पास वो सत्य है जिसे तुम इन स्तंभों के पीछे छिपाकर बैठे हो। भाग 6, एक नया गठबंधन। इससे पहले कि वीरांश प्रहार करता, एक और आकृति बीच में आ गई। ये ईशानी थी, लेकिन वो अब साधारण नहीं दिख रही थी। उसके पीठ पर विशाल सुनहरे पंख थे। रुको वीरांश, ईशानी ने अपनी लाठी से वीरांश की तलवार को रोका। सप्तगण तुम्हें मारना नहीं चाहते, वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। असली शत्रु यहां नहीं, बल्कि शून्य के गर्भ, द वूम्ब ऑफ वॉइड में जन्म ले रहा है। वीरांश ने तलवार पीछे की, लेकिन उसकी सतर्कता कम नहीं हुई। कैसा शत्रु? और तुम यहां क्या कर रही हो? ईशानी ने वीरांश की मुट्ठी में दबी उस चिप की ओर इशारा किया। दक्ष मरा नहीं है, वो अब उस शून्य का हिस्सा बन चुका है, और वो तुम्हें बुला रहा है। एपिसोड 21 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 22 की शुरुआत करते हैं, जहां देवताओं के स्वर्ग और शून्य के नरक के बीच का पर्दा हटने वाला है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 22, शून्य का गर्भ, द वूम्ब ऑफ वॉइड। भाग 1, देवताओं का उपहार। स्वर्ण मंच पर शांति छा गई। सप्तगणों ने अपनी आक्रामक आभा को समेट लिया। बीच में बैठे सूर्यगण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक दिव्य प्रकाश का गोला वीरांश की ओर भेजा। यदि तुम उस शून्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हारी ये तलवार पर्याप्त नहीं होगी, गण की आवाज गूंजी। रुद्र अंश एक नश्वर धातु है,
इसे परम तत्व की आवश्यकता है। वह प्रकाश का गोला तलवार में समा गया। वीरांश की तलवार का रंग अब पूरी तरह पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे वो कांच की बनी हो, लेकिन उसके भीतर बिजली और अग्नि का मिश्रण साफ देखा जा सकता था। नया हथियार, अनंत रुद्र शक्ति, वास्तविकता को काटने और शून्य को बांधने की क्षमता। भाग 2, शून्य का द्वार। ईशानी ने अपनी लाठी से स्वर्ण मंच के फर्श पर प्रहार किया। अचानक बादलों के बीच एक काला छेद होने लगा। ये किसी पोर्टल जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड का कपड़ा ही फट गया हो। यह शून्य है, ईशानी ने गंभीर स्वर में कहा। यहां न समय है, न दिशा। यहां तुम्हारी साधना ही तुम्हारा एकमात्र दिशा सूचक कॉम्पास होगी। याद रखना, वहां जो कुछ भी तुम देखोगे वो तुम्हारी अपनी यादों का विकृत रूप होगा। वीरांश ने एक गहरी सांस ली और उस काले छेद में छलांग लगा दी। भाग 3, स्मृतियों का कब्रिस्तान। शून्य के भीतर पहुंचते ही वीरांश को लगा जैसे उसका शरीर भारहीन हो गया है। चारों ओर तैरते हुए मलबे थे, टूटे हुए घर, मृत सैनिकों की ढालें और यहां तक कि सिस्टम की टूटी हुई कोडिंग की कड़ियां। वीरांश, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? एक आवाज गूंजी। ये दक्ष की आवाज थी, लेकिन इसमें अब वो मानवीय गर्माहट नहीं थी। ये आवाज गूंज रही थी जैसे किसी खाली गुफा में पत्थर गिरा हो। भाग 4, शून्य का सेनापति। धुंध के पीछे से एक आकृति उभरी। वो दक्ष ही था, लेकिन उसका शरीर अब मांस का नहीं, बल्कि अंधेरे, डार्क मैटर का बना था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे दो गहरे कुएं। दक्ष, तुम यहां क्या कर रहे हो? ईशानी ने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। वीरांश ने अपनी नई तलवार अनंत रुद्र को संभाला। मदद? दक्ष धीरे धीरे हंसा। शून्य में कोई मदद नहीं होती दोस्त, यहां केवल अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है। आर्किटेक्ट का डेटा मुझ में समाया और अब मैं इस शून्य का राजा हूं, और मुझे अपनी सत्ता पूरी करने के लिए तुम्हारी उस दिव्य तलवार की शक्ति चाहिए। भाग 5, अपरिहार्य युद्ध। दक्ष ने अपना हाथ हवा में लहराया और शून्य के मलबे से एक विशाल काली तलवार बना ली। चलो वीरांश, देखते हैं कि देवताओं का आशीर्वाद बड़ा है या शून्य की भूख। दोनों योद्धा एक दूसरे की ओर झपटे। जब अनंत रुद्र और शून्य खड्ग टकराए तो कोई आवाज नहीं हुई, बजाय इसके आसपास का स्थान स्पेस ही मुड़ने लगा। वीरांश को महसूस हुआ कि दक्ष अब कोई इंसान नहीं रहा। वो एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलामिटी की तरह लड़ रहा था। उसकी हर चोट वीरांश की यादों को चुराने की कोशिश कर रही थी। भाग 6, शून्य का अंतिम संदेश। जैसे ही वीरांश कमजोर पड़ने लगा, उसकी तलवार की मुठ में लगी वो चिप अचानक गर्म हो गई। वीरांश के दिमाग में शून्य का चेहरा उभरा। भैया, अंधेरा प्रकाश को नहीं मिटाता, वो उसे केवल ढकता है। अपनी तलवार के भीतर के प्रकाश को मत देखो, अपनी आत्मा के भीतर के उस शून्य को देखो जो शांत है। वीरांश ने अपनी आंखें बंद की। उसने दक्ष के प्रहारों को रोकना बंद कर दिया। उसने अपने भीतर के मौन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अचानक अनंत रुद्र से एक श्वेत स्वर्ण विस्फोट हुआ, जिसने शून्य के उस हिस्से को पूरी तरह रोशन कर दिया। एपिसोड 22 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 23 की शुरुआत करते हैं, जहां शून्य के अंधेरे में छिपा सबसे बड़ा रहस्य उजागर होगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 23, अंधकार का हृदय, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। भाग 1, प्रकाश का आलिंगन। वीरांश की तलवार अनंत रुद्र से निकला वो श्वेत स्वर्ण विस्फोट इतना तीव्र था कि शून्य का वो हिस्सा किसी जलते हुए सितारे की तरह चमक उठा। दक्ष की काली आकृति उस रोशनी में झुलसने लगी, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तुम इस रोशनी से मुझे नहीं डरा सकते, दक्ष चिल्लाया। उसकी आवाज अब कई परतों में गूंज रही थी। मैं वो हूं जिसे तुमने छोड़ दिया था। मैं इस सिस्टम का वो कचरा हूं जिसे देवताओं ने ठुकरा दिया था। तुम कचरा नहीं हो दक्ष, वीरांश ने शांत स्वर में कहा। वो हवा में चलते हुए दक्ष के करीब पहुंचा। तुम मेरा वो हिस्सा हो जो डरता है। तुम मेरी वो याद हो जो अधूरी है। भाग 2, तीसरी शक्ति का उदय। जैसे ही वीरांश ने दक्ष का हाथ पकड़ने की कोशिश की, शून्य की गहराई से एक विशाल कंपन हुआ।
वो कंपन किसी राक्षस का नहीं, बल्कि एक मशीनी धड़कन जैसा था। अचानक शून्य का वो मलबे जैसा वातावरण एक विशाल सर्वर रूम में बदलने लगा। लेकिन ये कोई साधारण सर्वर नहीं था, ये हड्डियों, मांस और धातु से बना एक जीवित तंत्र था। शून्य के केंद्र से एक आवाज गूंजी, जो हजारों मरते हुए लोगों की चीखों का मिश्रण थी। प्रोटोकॉल 00 रीसेट शुरू करें। भाग 3, असली आर्किटेक्ट, द प्राइमोर्डियल एंटिटी। दक्ष के पीछे से एक आकृति निकली। वो न तो देवता थी न मानव। वो एक विशाल काली छाया थी जिसके भीतर करोड़ों नीली आंखें टिमटिमा रही थीं। ये था आदि कोड, द प्राइमोर्डियल कोड, वो शक्ति जिसने मूल सिस्टम बनाया था और जिसे सप्तगणों ने भी छुपा कर रखा था। देवताओं ने तुम्हें भेजा ताकि तुम बग दक्ष को खत्म कर सको, आदि कोड ने कहा। लेकिन सत्य यह है कि तुम दोनों ही मेरे लिए केवल डेटा हो, और अब मैं अपना डेटा वापस ले रहा हूं। भाग 4, असाधारण गठबंधन। आदि कोड ने अपनी छाया रूपी उंगलियां फैलाईं। वीरांश और दक्ष दोनों को महसूस हुआ कि उनकी शक्तियां उनके शरीर से खिंच रही हैं। वीरांश की श्वेत अग्नि और दक्ष का ब्लैक कोड एक साथ मिलकर आदि कोड के भीतर समाने लगे। दक्ष, वीरांश ने हाथ बढ़ाया, अगर हम अलग रहे तो यह हमें मिटा देगा। हमें एक होना होगा। दक्ष की सफेद आंखों में पहली बार होश आया। एक होना? लेकिन मैं तो अब परछाई हूं। परछाई बिना प्रकाश के नहीं होती, और प्रकाश बिना परछाई के अधूरा है। वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र को बीच में रखा। अपनी सारी नफरत, सारा दर्द इस तलवार में डाल दो। भाग 5, द्वैत का मिलन, द पैराडॉक्स स्ट्राइक। दक्ष ने अपनी पूरी काली ऊर्जा वीरांश की पारदर्शी तलवार में झोंक दी। तलवार का रंग अब बदल गया। वो अब न सफेद थी न काली। वो एक धूसर ग्रे रंग की बिजली बन गई, जो वास्तविकता और शून्य के बीच के संतुलन को दर्शाती थी। वीरांश और दक्ष ने एक साथ तलवार की मूठ को पकड़ा। अंतिम प्रहार, शून्य विच्छेद। वे दोनों एक ही झटके में आदि कोड के केंद्र की ओर बढ़े। आदि कोड ने हजारों रक्षात्मक शील्ड्स बनाई, लेकिन वह धूसर बिजली उन शील्ड्स को ऐसे काटती चली गई जैसे वे कागज की हों। भाग 6, सत्य का विस्फोट। तलवार आदि कोड के हृदय में धंस गई। कोई खून नहीं निकला, बस बाइनरी कोड का एक महासागर फूट पड़ा। वीरांश को अचानक सब कुछ समझ आ गया, गणलोक, सिस्टम और ये शून्य। यह सब केवल एक प्रयोग था, एक प्रयोग जिसे अब खत्म होना था। भैया देखो, दक्ष की आवाज अब साफ थी। आदि कोड के फटने से एक द्वार खुला, जिसके पीछे एक ऐसी दुनिया थी जिसे न सिस्टम ने बनाया था न देवताओं ने। वो थी मूल पृथ्वी। एपिसोड 23 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 24 की शुरुआत करते हैं, जहां सत्य की परतें पूरी तरह उखड़ने वाली हैं और वीरांश का पाला एक ऐसी सच्चाई से पड़ेगा जो उसकी कल्पना से परे है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 24, महानिकास, द ग्रेट एग्जिट। भाग 1, ढहती हुई माया। आदि कोड के हृदय से फूटता हुआ बाइनरी का महासागर पूरे शून्य को सफेद रोशनी में नहला रहा था। वो विशाल सर्वर, जो हड्डियों और धातुओं से बना था, अब पिघलकर अंकों के मलबे में बदल रहा था। वीरांश और दक्ष उस द्वार के सामने खड़े थे। द्वार के पार जो दिख रहा था वो कोई जादुई लोक नहीं था। वहां ऊंची कंक्रीट की इमारतें, लोहे की गाड़ियां और लाखों की संख्या में बिजली के तारों का जाल था। ये मूल पृथ्वी थी। ये तो वही दुनिया है जिसके बारे में मैंने पुरानी कहानियों में सुना था, दक्ष ने कांपते हुए कहा। उसकी धुंधली आकृति अब धीरे धीरे वापस ठोस हो रही थी। भाग 2, सप्तगणों का अंतिम अवरोध। जैसे ही वीरांश द्वार की ओर एक कदम बढ़ा, ऊपर से 7 सुनहरी किरणें उतरीं। सप्तगण फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार वे न्याय करने नहीं बल्कि रोकने आए थे। इसे पार मत करो, वीरांश। सूर्यगण की आवाज में अब क्रोध नहीं बल्कि खौफ था। यदि तुम इस द्वार से बाहर निकले तो ये सारा संसार, रुद्रवन, ईशानी, यहां तक कि तुम्हारी यादें सब डिलीट हो जाएगा। तुम केवल एक कोडिंग एरर बनकर रह जाओगे। वीरांश रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी आंखों के सामने रुद्रवन की गलियों को देखा, छोटे आर्यन की हंसी सुनी और शून्य की उस शांति को महसूस किया। क्या ये सब झूठ है?
वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र को कसकर पकड़ा। भाग 3 ईशानी का रहस्य। ईशानी बादलों के बीच से उतरी। उसके सुनहरे पंख अब मुरझा रहे थे। वीरांश, ये दुनिया झूठ नहीं है, ये एक परिरक्षित वास्तविकता, प्रिजर्व्ड रियलिटी है। जब मूल पृथ्वी नष्ट होने वाली थी, तब मानवता की चेतना को बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था। हम सब इस मशीन के भीतर रहने वाले डेटा हैं। लेकिन अब मशीन सड़ रही है, दक्ष चिल्लाया। आर्किटेक्ट और शून्य उसी सड़न का परिणाम है। अगर हम बाहर नहीं निकले तो ये मशीन हमारा कब्रिस्तान बन जाएगी। भाग 4 महान चुनाव, द फाइनल चॉइस। सप्तगणों ने अपनी शक्तियां एकजुट की और द्वार के सामने एक ढाल बना ली। हम तुम्हें इस सिमुलेशन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। बाहर केवल विनाश है। वीरांश ने अपनी तलवार को अपनी छाती से लगाया। अगर बाहर विनाश है तो मैं वहां भी साधना करूंगा, लेकिन मैं एक डिब्बे के भीतर बंद होकर अमर नहीं रहना चाहता। उसने अपनी धूसर बिजली को चरम पर पहुंचाया। इस बार उसकी शक्ति देवताओं से नहीं, बल्कि उस सत्य से आ रही थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। परम कौशल, यथार्थ का भेदन, रियलिटी ब्रीच। भाग 5 बाइनरी का अंत। वीरांश और दक्ष एक साथ उस ढाल से टकराए। स्वर्ण मंच टूटने लगा। सप्तगणों की आकृति पिक्सल बनकर हवा में बिखरने लगी। जैसे ही वीरांश उस द्वार के पार पहुंचा, उसे एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जोर से खींचा हो। उसे अपनी एचपी, एसपी और स्टैट्स के अंतिम बार शून्य होते हुए दिखे। सिस्टम लॉग, अंतिम शटडाउन, उपयोगकर्ता लॉग आउट हो गया है। फेयरवेल वीरांश। भाग 6 जागृत अवस्था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वीरांश ने अपनी आंखें खोली। उसे हवा में राख की गंध नहीं, बल्कि एंटीसेप्टिक और दवाओं की गंध आई। उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था, बल्कि हजारों पतले तार और इलेक्ट्रोड्स लगे थे। वो एक विशाल क्रायोपॉड के भीतर लेटा था। उसने अपने पास वाले पॉड की ओर देखा। वहां दक्ष लेटा था, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। हम बाहर आ गए। दक्ष की आवाज अब बहुत कमजोर और मानवीय थी। वीरांश ने पॉड का शीशा खोला और बाहर कदम रखा। सामने एक विशाल खिड़की थी। बाहर की दुनिया में कोई नीली रोशनी नहीं थी, बल्कि एक लाल सूरज डूब रहा था और दूर तक फैले हुए आधुनिक खंडहर थे। लेकिन उसकी मेज पर एक पुरानी चीज रखी थी, एक पत्थर की बनी हुई तलवार की मूठ जिस पर रुद्र लिखा था। एपिसोड 24 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 25 की शुरुआत करते हैं, जहां गेम खत्म हो चुका है और जीवन की असली और कठोर जंग शुरू हो रही है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 25 यथार्थ का जागरण, द रियल वर्ल्ड अवेकनिंग। भाग 1 धातु और मौन। उस विशाल लैबोरेटरी में केवल मशीनों के चलने की धीमी गूंज थी। वीरांश जब अपने क्रायोपॉड से बाहर निकला तो उसके पैर ठंडी कंक्रीट की जमीन पर कांप रहे थे। उसका शरीर वो बलशाली योद्धा जैसा नहीं था जिसे वो सिस्टम में देख चुका था। वो दुबला था, पीला था और महीनों या शायद सालों से सोए रहने के कारण कमजोर था। दक्ष, वीरांश की आवाज सूखी और फटी हुई थी। पास के पॉड से दक्ष बाहर गिरा। वो हाँफ रहा था। वीरांश, मेरा हाथ। वो वापस आ गया है। दक्ष ने अपने दाहिने हाथ को देखा, जो अब धातु का नहीं बल्कि हाड़ मांस का था। लेकिन उस पर अभी भी नीली नसों के निशान थे, जैसे सिस्टम ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी हो। भाग 2 प्रयोगशाला के अवशेष। कमरे के चारों ओर टूटे हुए कंप्यूटर और बिखरे हुए कागज थे। वीरांश ने अपनी मेज पर रखी उस पत्थर की मूठ को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके मस्तिष्क में एक हल्की सी लहर उठी। उसने आंखें बंद की और अपनी साधना को खोजने की कोशिश की। आंतरिक बोध, श्वेत अग्नि सुप्त डॉर्मेंट है, लेकिन नष्ट नहीं हुई। यथार्थ, यहां कोई स्टैट्स नहीं है, केवल संकल्प है। ये जगह खाली है, दक्ष ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लगता है हमें यहां जगाने वाला कोई नहीं बचा, आर्किटेक्ट ने सच कहा था। बाहर केवल खंडहर हैं। भाग 3 पहला हमला, द ऑटोमेटेड गार्डियंस। अचानक
कमरे के लाल अलार्म बजने लगे। छत से 4 सुरक्षा रोबोट ड्रोन्स नीचे आए। उनकी आंखों में लाल लेजर चमक रहे थे। अनाधिकृत जागृति का पता चला। प्रोटोकॉल निष्क्रिय करें, न्यूट्रलाइज। रोबोट्स ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वीरांश और दक्ष ने जमीन पर गोता लगाया। वीरांश को एहसास हुआ कि यहां उसकी गति पहले जैसी तेज नहीं थी। उसका लेवल 100 अब 0 हो चुका था। वीरांश, तलवार! दक्ष चिल्लाया और उसने मेज पर पड़ी उस पत्थर की मूठ उसकी ओर फेंकी। भाग 4, साधना का पुनर्जन्म। वीरांश ने हवा में उछलकर मूठ को पकड़ लिया। उसने अपनी प्राण ऊर्जा को अपनी हथेलियों से मूठ में झोंका। शू शू शू। मूठ से कोई धातु की तलवार नहीं निकली, बल्कि श्वेत अग्नि की एक शुद्ध किरण निकली। ये सिस्टम का हथियार नहीं था, ये वीरांश की अपनी आत्मा की शक्ति थी जो अब भौतिक रूप ले रही थी। उसने एक ही प्रहार में 2 ड्रोन्स को बीच से काट दिया। लोहा मक्खन की तरह कट गया। साधना काम कर रही है। वीरांश की आंखों में एक नई उम्मीद जागी। सिस्टम ने हमें शक्तियां नहीं दी थीं, उसने हमें केवल उन शक्तियों को भौतिक दुनिया में लाना सिखाया था। भाग 5, बाहर का दृश्य। प्रयोगशाला का भारी दरवाजा खोलकर जब वे बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी रह गईं। आसमान भूरा था और सूरज बादलों के पीछे छिपा था। सामने एक विशाल शहर था जो पूरी तरह प्रकृति द्वारा वापस लिया जा चुका था। ऊंची इमारतों पर बेलें चढ़ी थीं और सड़कों पर सड़ी हुई गाड़ियां खड़ी थीं। लेकिन शहर के बीचों बीच एक विशाल टावर था जो अभी भी चमक रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा शून्य शिखर दिखता था। यही वो जगह है जहां से वे दुनिया को सिमुलेशन में कंट्रोल कर रहे थे, दक्ष ने कहा। और देखो। भाग 6, नए दुश्मन। खंडहरों के बीच से कुछ लोग निकल रहे थे। उन्होंने आधुनिक कवच पहने थे और उनके हाथों में डेटा स्वॉर्ड्स थीं। उनके चेहरे पर वही सुनहरी कोडिंग चमक रही थी जो सप्तगणों की थी। वे रोबोट नहीं थे, वे इंसान थे जो कभी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनका नेता आगे बढ़ा। स्वागत है नंबर 001 वीरांश। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम लॉग आउट कर पाओगे, लेकिन अब तुम असली दुनिया के कैद में हो। वीरांश ने अपनी श्वेत अग्नि की तलवार को कसकर पकड़ा। कैद वो नहीं जहां दीवारें हों, कैद वो है जहां सोच पर ताला हो। एपिसोड 25 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 26 की शुरुआत करते हैं, जहां विज्ञान और साधना का सीधा टकराव होगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 26, वास्तविक क्रांति, द रियल रेवोल्यूशन। भाग 1, नंबर 001। उनका नेता, जिसने अपना चेहरा एक पारदर्शी हेलमेट से ढका हुआ था, वीरांश की ओर धीरे धीरे बढ़ा। उसके सीने पर एक चमकता हुआ बैज था जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्रोनोस। नंबर 001। क्रोनोस की आवाज उसके हेलमेट के भीतर से यांत्रिक होकर निकल रही थी। तुम हमारी सबसे बड़ी सफलता हो। तुमने उस सिमुलेशन के भीतर वो शक्ति विकसित की जिसे हमारे वैज्ञानिक ह्यूमन डेटा फ्यूजन कहते हैं। लेकिन अब वो शक्ति इस लैब की संपत्ति है। वीरांश ने अपनी श्वेत अग्नि की तलवार को नीचा नहीं किया। मैं कोई नंबर नहीं हूं, और ये शक्ति मेरी आत्मा की है, तुम्हारी लैब की नहीं। भाग 2। डेटा स्वॉर्ड्स का प्रहार। क्रोनोस ने इशारा किया और उसके पीछे खड़े 4 एडमिन योद्धा बिजली की गति से आगे बढ़े। उनकी डेटा स्वॉर्ड से नीले पिक्सल झड़ रहे थे। वीरांश ने पहली बार असली दुनिया की गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और हवा के प्रतिरोध को महसूस किया। यह सिमुलेशन जैसा स्मूथ नहीं था। यहां हर कदम पर हड्डी और मांस का जोर लग रहा था। धाक। जब वीरांश की श्वेत अग्नि उन एडमिन्स की डेटा स्वॉर्ड से टकराई तो एक तेज धमाका हुआ। वीरांश को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। वीरांश, ये तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे हैं, दक्ष चिल्लाया, जो पास ही के एक टूटे हुए खंभे के पीछे से स्थिति का जायजा ले रहा था। भाग 3, असली दुनिया की साधना। वीरांश ने अपनी आंखें बंद की। उसने सिमुलेशन वाले एचपी बार के बारे में सोचना छोड़ दिया।
उसने अपने शरीर के भीतर बह रहे असली रक्त और उस प्राण ऊर्जा पर ध्यान लगाया जो उसने रुद्रवन के काल्पनिक पेड़ों के नीचे सीखी थी। अगर ये दुनिया असली है तो यहाँ के परमाणु भी असली हैं। वीरांश ने तलवार को अपनी छाती के करीब लाया। श्वेत अग्नि, आणविक विखंडन, एटॉमिक सेवरेंस। उसने एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वार किया। इस बार तलवार से केवल रोशनी नहीं निकली बल्कि हवा के कण ही जल उठे। एडमिन्स की डेटा स्वॉर्ड्स एक पल में ग्लिच होकर गायब हो गईं और वे पीछे जा गिरे। भाग 4, क्रोनोस का खुलासा। पर्याप्त है, क्रोनोस चिल्लाया। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा रिमोट जैसा उपकरण दबाया। अचानक पूरे क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी गूंजी। वीरांश को अपनी नसों में एक तीव्र जलन महसूस हुई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तुम्हें क्या लगा वीरांश? क्रोनोस उसके करीब आया। हमने तुम्हारे शरीर में जो नैनो चिप्स डाली थीं, वे सिमुलेशन खत्म होने के बाद गायब नहीं हुई। तुम चाहे कितनी भी साधना कर लो, तुम्हारा हार्डवेयर अभी भी हमारा है। भाग 5, एक पुरानी सहेली। जैसे ही क्रोनोस वीरांश को जंजीरों में जकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ऊपर की एक टूटी हुई छत से एक तीखा तीर नीचे आया और क्रोनोस के पैर के ठीक पास लगा। वो तीर लकड़ी का नहीं बल्कि शुद्ध ऑप्टिक फाइबर का बना था। खंडहरों के बीच से एक आकृति निकली। उसने काले रंग का एक आधुनिक छलावरण कैमोफ्लाज सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी। ईशानी, वीरांश ने हांफते हुए कहा। नमस्ते वीरांश, ईशानी ने अपनी नई धनुष लाठी को घुमाते हुए कहा। सिमुलेशन के भीतर मैं एक प्रोग्राम थी, लेकिन बाहर मैं उस रेजिस्टेंस की सदस्य हूं जिसने तुम्हें यहां से बाहर निकालने में मदद की। भाग 6, पलायन की शुरुआत। रेजिस्टेंस? क्रोनोस पीछे हटा। तुम गद्दार! तुमने प्रोजेक्ट हेवन को बर्बाद कर दिया। प्रोजेक्ट हेवन एक जेल थी, क्रोनोस, ईशानी ने वीरांश की ओर हाथ बढ़ाया। और अब कैदी भाग रहे हैं। ईशानी ने एक धुआं छोड़ने वाला बम फेंका। दक्ष! वीरांश, मेरे पीछे आओ। टावर की सुरक्षा बढ़ रही है। एपिसोड 26 समाप्त। अगले एपिसोड के लिए ईशानी का असली रूप क्या है? ये रेजिस्टेंस समूह कौन है? और क्या वीरांश अपने शरीर के भीतर लगी उन नैनो चिप्स को अपनी साधना से नष्ट कर पाएगा? क्या मैं एपिसोड 27 द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुरू करूं? अब में साइफाई। निश्चित रूप से। एपिसोड 27 की शुरुआत करते हैं, जहां विज्ञान की बेड़ियां और आत्मा की आजादी के बीच एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 27, पृथ्वी का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। भाग 1, खंडहरों के बीच छिपना। धुएं के गुबार का फायदा उठाते हुए ईशानी, वीरांश और दक्ष को लेकर शहर के सीवर, अंडरग्राउंड सीवर्स की ओर भागी। पीछे क्रोनोस के सैनिकों की चीखें और उड़ते हुए ड्रोन्स की आवाजें गूंज रही थीं। जैसे ही वे एक सुरक्षित अंधेरे तहखाने में पहुंचे, वीरांश की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर के भीतर लगी नैनो चिप्स क्रोनोस के सिग्नल से प्रतिक्रिया कर रही थीं। उसकी नसों में नीली बिजली दौड़ रही थी। उसे लिटाओ, ईशानी ने चिल्लाकर कहा। उसने अपने बैग से एक उपकरण निकाला जो एक जैमर की तरह लग रहा था। भाग 2, ईशानी का सच। तुम सिमुलेशन वाली ईशानी नहीं हो? वीरांश ने दांत भींचते हुए पूछा। मैं वही हूं और नहीं भी, ईशानी ने उसके माथे पर हाथ रखा। सिमुलेशन वाली ईशानी मेरा एक अवतार था जिसे मैंने बाहर से कंट्रोल किया था। मैं प्रोजेक्ट हेवन की एक लीड प्रोग्रामर थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वे पूरी मानवता को डेटा में बदलकर खुद को देवता बनाना चाहते हैं तो मैं बागी हो गई। दक्ष ने हैरान होकर पूछा, तो क्या सप्तगण भी असली इंसान थे? हाँ, वे प्रोजेक्ट के बोर्ड मेंबर्स थे। उन्होंने अपनी चेतना को अमर बनाने के लिए उस दुनिया को बनाया था। भाग 3, आंतरिक शल्य चिकित्सा, द इंटरनल वॉर। वीरांश के शरीर में जलन बढ़ने लगी। ईशानी, ये चिप्स, ये मेरी साधना को सोख रही हैं। साधना ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है, वीरांश, ईशानी ने गंभीरता से कहा। मेरा जैमर इन्हें केवल कुछ समय के लिए धीमा कर सकता है। तुम्हें अपने ध्यान, मेडिटेशन का उपयोग करके इन चिप्स को अपनी प्राण ऊर्जा से जलाना होगा। यह बहुत दर्दनाक होगा।
वीरांश ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपने मानसिक स्तर को उस गहराई तक पहुंचाया जहां परमाणु एटम्स दिखाई देने लगे। उसने देखा कि हजारों सूक्ष्म यंत्र उसकी नसों में चिपके हुए हैं, जो उसके ऊर्जा प्रवाह को दूषित कर रहे थे। भाग 4 माइक्रो बैटल। वीरांश ने अपनी श्वेत अग्नि को बाहर फैलाने के बजाय उसे अपने शरीर के भीतर एक एक कोशिका सेल में केंद्रित किया। यथार्थ बोध, यह युद्ध किसी शत्रु से नहीं, अपने ही शरीर से है। जैसे ही उसकी अग्नि ने पहली चिप को छुआ, वीरांश का शरीर झटके खाने लगा। उसके मुंह से खून की एक धार निकली। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी इच्छा शक्ति से उस अग्नि को और तीव्र किया। चट चट चट, एक एक करके नैनोचिप्स पिघलने लगीं। जो बिजली उसे मार रही थी, अब वो उसकी साधना का ईंधन बन रही थी। भाग 5 बाह्य खतरा। इसी बीच तहखाने के दरवाजे पर भारी प्रहार हुआ। क्रोनोस के मैक वॉरियर्स ने उन्हें ढूंढ लिया था। दक्ष, ईशानी को सुरक्षित करो। वीरांश अचानक खड़ा हो गया। उसके शरीर से अब धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में अब कोई कोडिंग नहीं, बल्कि शुद्ध मानवीय संकल्प की आग थी। उसके हाथों में पत्थर की मूठ एक बार फिर जागृत हुई। इस बार उससे निकलने वाली तलवार केवल सफेद नहीं थी, बल्कि वो पारदर्शी और कंपित, वाइब्रेटिंग थी। भाग 6 पहला कदम प्रोटोकॉल। निश्चित रूप से एपिसोड 28 की शुरुआत करते हैं, जहां वीरान केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को जगाने के लिए मैदान में उतरा है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 28 विद्रोह का केंद्र, द कोर ऑफ रिबेलियन। भाग 1 नसों में बहती आग। जैसे ही वीरांश तहखाने से बाहर निकला, उसके शरीर से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। नैनोचिप्स के जलने से जो ऊर्जा निकली थी, उसे उसने अपनी श्वेत अग्नि में समाहित कर लिया था। उसके सामने खड़े मैक वॉरियर्स, रोबोटिक सैनिक ने अपनी लेजर गन लॉक कर दी थी। टारगेट लॉक, फायरिंग। लाल लेजर बीम की बौछार हुई, लेकिन वीरांश अब सिस्टम के नियमों में नहीं बंधा था। उसने अपनी तलवार अनंत रुद्र, जिसकी मूठ अब उसकी हड्डियों से जुड़ चुकी थी, को घुमाया और एक प्राण ढाल बनाई। लेजर की किरणें उस ढाल से टकराकर इधर उधर बिखर गईं। भाग 2 मलबे का नृत्य। दक्ष बाएं से, वीरांश ने चिल्लाकर संकेत दिया। दक्ष, जिसकी आंखों में अब भी उस ब्लैक कोट की थोड़ी झलक बाकी थी, ने एक टूटी हुई धातु की छड़ उठाई। भले ही उसके पास सिस्टम की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी मांसपेशियों की स्मृति, मसल मेमोरी, अभी भी एक मास्टर शिकारी की थी। वो साए की तरह उछला और एक सैनिक के हेलमेट पर वार किया। वीरांश ने अपनी तलवार से हवा में एक जेड आकार बनाया। सूं सूं सूं। हवा के दबाव और श्वेत अग्नि के मिश्रण ने उन भारी मशीनों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल दिया। भाग 3 शून्य का अवशेष। युद्ध के बीच ईशानी एक होलोग्राम मैप खोलकर चिल्लाई, वीरांश, हमें यहां से निकलना होगा। टावर ने पर्ज सिग्नल भेज दिया है। वे इस पूरे इलाके को बम से उड़ाने वाले हैं। पर्ज सिग्नल? वीरांश ने एक सैनिक का गला पकड़ते हुए पूछा। जब कोई बग कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वे पूरे सेक्टर को डिलीट कर देते हैं। ईशानी ने कांपते हाथों से अपना डेटा पैड संभाला। हमें उत्तर के नियोरुद्र बेस की तरफ जाना होगा। भाग 4 शून्य की प्रतिध्वनि। अचानक वीरांश के कान में एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। वो ईशानी या दक्ष की नहीं थी। वो डिजिटल थी, फिर भी बहुत कोमल थी। भैया, टावर के भीतर मैं अभी भी कैद हूं। वीरांश रुक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। शून्य, तुम असली दुनिया में हो। ईशानी ने उसकी ओर देखा। तुमने क्या सुना? शून्य तो केवल एक चेतना थी जिसे हमने सिमुलेशन में बनाया था। नहीं, वीरांश की आंखें जल उठीं। वो केवल कोड नहीं थी। वे लोग मासूम बच्चों के दिमागों का इस्तेमाल मेन फ्रेम चलाने के लिए कर रहे हैं। शून्य का शरीर उस टावर के भीतर है। भाग 5 एक असंभव रास्ता। आसमान में ड्रोन्स का जमावड़ा बढ़ने लगा। दूर क्षितिज पर मिसाइलों के धुएं की लकीरें दिखाई दे रही थीं। सेक्टर को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हमें भागना चाहिए। दक्ष ने वीरांश का हाथ खींचा। तुम लोग जाओ। वीरांश ने अपनी तलवार को जमीन पर टिका दिया।
मैं उस टावर की ओर जा रहा हूं। मैं अपनी बहन को फिर से एक मशीन बनने के लिए नहीं छोड़ सकता। भाग 6 विद्रोह का संकल्प। ईशानी और दक्ष एक दूसरे को देखने लगे। फिर ईशानी मुस्कुराई, भले ही उसकी आंखों में मौत का खौफ था। एक बागी प्रोग्रामर और एक टूटा हुआ शिकारी। क्या हम सच में एक पागल योद्धा के साथ सुसाइड मिशन पर जा रहे हैं? हाँ, दक्ष ने अपनी छड़ को मजबूती से पकड़ा, क्योंकि बाहर की ये दुनिया सिमुलेशन से भी ज्यादा बेरहम है। वीरांश ने टावर की ओर अपनी तलवार तानी, जो अब श्वेत अग्नि से नहीं बल्कि एक सुनहरी और मानवीय चमक से दमक रही थी। आज हम कैदियों को आजाद नहीं करेंगे, आज हम जेल को ही जला देंगे। एपिसोड 28 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 29 की शुरुआत करते हैं, जहां कहानी अब भावनाओं और बारूद के बीच एक निर्णायक मोड़ लेगी। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 29 मौन आत्माओं की मीनार, द टावर ऑफ साइलेंस्ड सोल्स। भाग 1 काल का तांडव। आसमान से पर्ज मिसाइलों के गिरने की आवाज गूंज रही थी। पीछे का सेक्टर आग की लपटों में घिरा था, लेकिन वीरांश की नजरें सामने खड़ी उस विशाल लोहे की मीनार पर जमी थीं। यह टावर ऑफ हेवन था, मानवता की नई जेल। इस मीनार के चारों ओर एक फ्रीक्वेंसी शील्ड है, ईशानी ने चिल्लाकर कहा, जबकि धूल के गुबार उनके चारों ओर उड़ रहे थे। बिना एडमिन कोड के कोई भी इसके भीतर नहीं जा सकता। वह शील्ड किसी भी जैविक वस्तु को छूते ही राख कर देगी। वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र को देखा। साधना का अर्थ केवल नियमों को मानना नहीं, बल्कि उन्हें मोड़ना भी है। दक्ष, मुझे कवर दो। भाग 2 मूक प्रवेश, द स्टेल्थ असॉल्ट। दक्ष ने अपने पास मौजूद कुछ ईएमपी ग्रेनेड्स फेंके, जिससे टावर के बाहरी कैमरों में खराबी आ गई। वीरांश ने अपनी श्वेत अग्नि को अपनी त्वचा के चारों ओर एक बहुत ही पतली परत में फैला लिया। वो बिजली की गति से उस नीली बिजली की दीवार शील्ड की ओर दौड़ा। जैसे ही वो शील्ड से टकराया, एक भयानक कड़कड़ाहट हुई। वीरांश के दांत भिंच गए, उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन उसने अपनी साधना से अपनी ऊर्जा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को शील्ड के साथ मैच कर लिया। शूं, वो दीवार के आर पार निकल गया। भाग 3 प्रयोगशाला का भयानक सच। टावर के भीतर का नजारा सिमुलेशन के स्वर्ग जैसा बिल्कुल नहीं था। यहां की दीवारें सफेद थीं और चारों ओर कांच के सिलेंडर थे। हर सिलेंडर के भीतर एक बच्चा या वयस्क बेहोश अवस्था में था, जिसके दिमाग से अनगिनत तार निकलकर केंद्रीय कंप्यूटर में जा रहे थे। हे भगवान! ईशानी, जो पीछे से अंदर आई थी, का मुंह खुला रह गया। ये सब प्रोसेसर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिमुलेशन को चलाने के लिए इन लोगों की दिमागी ऊर्जा चोरी की जा रही है। वीरांश की नजरें सीधे केंद्र में रखे एक विशेष गोल्डन पॉट पर रुकीं। उसके ऊपर लिखा था ऑब्जेक्ट 000 द सोर्स। भाग 4 शून्य से पुनर्मिलन। वीरांश ने कांपते हाथों से उस पॉड के शीशे को साफ किया। भीतर एक छोटी बच्ची लेटी थी, जो ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी सिमुलेशन में थी, लेकिन वो बहुत पीली और कमजोर थी। शून्य, वीरांश ने फुसफुसाया। अचानक पूरे टावर में एक लाल बत्ती जलने लगी। एक भारी मशीनी आवाज गूंजी, इंट्रूडर अलर्ट। सब्जेक्ट 000 की सुरक्षा खतरे में है। गार्डियन को सक्रिय करें। भाग 5 लोहे का यमराज, द गार्डियन। छत से एक विशालकाय योद्धा नीचे गिरा। वो आधा इंसान था और आधा टैंक। उसका बायां हाथ एक प्लाज्मा कैनन था और दाहिना हाथ एक विशाल चेनसॉ। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, केवल नीले डेटा का बहाव था। ये गार्डियन है, ईशानी ने अपनी धनुष लाठी तानी। ये वो योद्धा है जिसने कभी विद्रोह करने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये केवल एक गुलाम मशीन है। गार्डियन ने अपनी कैनन से फायर किया। एक नीला गोला वीरांश की ओर बढ़ा। वीरांश ने अपनी तलवार से उसे बीच में ही काट दिया, लेकिन विस्फोट के झटके ने उसे दीवार से दे मारा। भाग 6 आत्मा का संवाद। भैया, रुकिए नहीं। शून्य की आवाज अब वीरांश के दिमाग में जोर से गूंजी। उसे तलवार से मत मारिए। उसके हेलमेट के पीछे एक न्यूरल लिंक है, उसे तोड़ दीजिए। वो आजाद होना चाहता है। वीरांश ने गार्डियन की आंखों में देखा। उसे मशीन के पीछे एक तड़पती हुई आत्मा की झलक दिखी। उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला।
तुम क्या कर रहे हो? दक्ष चिल्लाया, वो तुम्हें कुचल देगा। वीरांश ने अपनी पूरी प्राण ऊर्जा अपने हाथों में केंद्रित की। वो बिना हथियार के उस विशाल दानव की ओर दौड़ा। एपिसोड 29 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 30 की शुरुआत करते हैं, जहां एक योद्धा का साहस और एक मशीन का क्रूर सत्य आमने सामने है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 30, मशीन का हृदय, द हार्ट ऑफ द मशीन। भाग 1, निहत्था संकल्प। गार्डियन का विशाल भारी पैर जमीन पर पड़ा, जिससे कंक्रीट के फर्श में दरारें आ गईं। उसने अपनी चैनसो वाली बांह को तेजी से घुमाया, जिससे निकलने वाली आवाज कान फाड़ देने वाली थी। वीरांश बिना किसी हथियार के, केवल अपनी खाली हथेलियों में श्वेत अग्नि समेटे उसकी ओर बढ़ रहा था। वीरांश, तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हें एक पल में काट देगा, दक्ष चिल्लाया, लेकिन ईशानी ने उसे रोक लिया। नहीं दक्ष, देखो, ईशानी ने फुसफुसाते हुए कहा, वो हमला नहीं कर रहा, वो पढ़ रहा है। भाग 2, गति का खेल। गार्डियन ने अपनी प्लाज्मा कैनन से निशाना साधा। धूम। नीला गोला वीरांश के कान के पास से निकला, लेकिन उसने पलक तक नहीं झपकाई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, गार्डियन ने अपना विशाल चैनसो नीचे की ओर चलाया। वीरांश ने हवा में एक कलाबाजी फ्लिप लगाई और मशीन के कंधे पर जा चढ़ा। उसने देखा कि गार्डियन की गर्दन के पीछे मांस और धातु के जोड़ पर एक छोटा सा नीला न्यूरल इंटरफेस धड़क रहा था। वही वो जंजीर थी जो एक महान योद्धा को गुलाम बनाए हुए थी। भाग 3, स्पर्श की शक्ति। गार्डियन ने वीरांश को अपनी पीठ से पटकने की कोशिश की, लेकिन वीरांश ने अपनी उंगलियों को उस न्यूरल लिंक में धंसा दिया। उसने अपनी श्वेत अग्नि को विनाश के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए प्रवाहित किया। वापस आओ योद्धा, वीरांश चिल्लाया, तुम कोई मशीन नहीं हो। अचानक गार्डियन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों की नीली रोशनी लाल हुई और फिर पूरी तरह बुझ गई। वह विशालकाय मशीन भारी आवाज के साथ घुटनों के बल गिर पड़ी। भाग 4, शून्य का उदय। गार्डियन के शांत होते ही शून्य का गोल्डन पॉड अपने आप खुलने लगा। भीतर से तरल पदार्थ बाहर निकला और शून्य ने पहली बार असली दुनिया की हवा में अपनी आंखें खोलीं। वो बहुत छोटी और नाजुक लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने वीरांश का हाथ पकड़ा, पूरे टावर का डेटा सिस्टम झिलमिलाने लगा। भैया, उसकी आवाज अब डिजिटल नहीं थी, वो धीमी और मासूम थी। सिस्टम अब डर रहा है। भाग 5, बाह्य सहायता, द न्यू रूड्रा अराइवल। तभी टावर की छत एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। ऊपर से काले लिबास में सजे हजारों योद्धा रस्सियों के सहारे नीचे आने लगे। उनके हाथों में आधुनिक राइफलें थीं, लेकिन उनकी पीठ पर पुरानी शैली की तलवारें बंधी थीं। उनके नेता ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसकी एक आंख पर गहरा जख्म था। मैं सेनापति आर्यमान हूं, उसने अपनी तलवार वीरांश के सामने झुकाते हुए कहा। हम नियोरुद्र के बागी हैं। हमें लगा था कि सब्जेक्ट 001 केवल एक मिथक है, लेकिन तुमने आज जो किया उसने हमें उम्मीद दी है। भाग 6, अंतिम युद्ध की घोषणा। आर्यमान ने आसमान की ओर इशारा किया। दूर क्षितिज पर हजारों उड़ते हुए युद्धपोत वॉरशिप्स इस टावर की ओर बढ़ रहे थे। प्रोजेक्ट हेवन के असली मालिक, सप्तगणों के असली रूप अब अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रहे थे। ये केवल एक टावर की बात नहीं है, वीरांश, आर्यमान ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने दुनिया के हर कोने में ऐसे 7 टावर बनाए हैं। जब तक वे सातों खड़े हैं, मानवता कभी पूरी तरह आजाद नहीं होगी। वीरांश ने शून्य को अपनी गोद में उठाया और अपनी तलवार अनंत रुद्र को एक बार फिर जागृत किया। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास एक सेना थी, एक मित्र था, और वो उद्देश्य था जिसके लिए उसने सिमुलेशन को तोड़ा था। एपिसोड 30 समाप्त। अगले एपिसोड के लिए क्या वीरांश और नियोरुद्र की सेना बाकी 6 टावरों को एपिसोड 31 की शुरुआत करते हैं, जहां व्यक्तिगत लड़ाई अब एक वैश्विक क्रांति का रूप ले रही है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 31, पाप के 7 स्तंभ, द 7 पिलर्स ऑफ साइन। भाग 1, रणनीति और संकल्प।
टावर के भीतर का वातावरण अब किसी युद्ध के हेडक्वार्टर जैसा लग रहा था। सेनापति आर्यमान ने एक होलोग्राफिक ग्लोब सक्रिय किया जिसमें पृथ्वी के 7 अलग अलग कोनों पर लाल बिंदु चमक रहे थे। ये हैं वे 7 टावर, आर्यमान ने बताया। इन्हें पाप के स्तंभ कहा जाता है। ये न केवल सिमुलेशन कर रहे हैं, जब तक ये जीवित हैं, असली सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। वीरांश ने शून्य की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। और इन्हें नष्ट करने का तरीका? इन्हें बाहर से नष्ट नहीं किया जा सकता, ईशानी ने हस्तक्षेप किया। हर टावर के भीतर एक चेतना, कोर माइंड है। हमें हर टावर में एक ऐसे योद्धा को भेजना होगा जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर लड़ सके। भाग 2, शून्य की विशेष शक्ति। शून्य ने आर्यमान के होलोग्राफिक ग्लोब को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां प्रकाश से टकराईं, ग्लोब का रंग नीले से सुनहरा हो गया। भैया, मैं उन टावरों के बीच का संपर्क देख सकती हूं। शून्य की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। वे सब एक नर्वस सिस्टम की तरह जुड़े हुए हैं। अगर हम एक को गलत तरीके से काटेंगे तो बाकी 6 टावर उन पॉड्स में बंद लोगों को मार देंगे। नया तथ्य, शून्य अब एक लिविंग इंटरफेस है। वो मशीनों से बात कर सकती है। भाग 3, विभाजन, द टीम स्प्लिट। आर्यमान ने अपनी सेना को संगठित किया। हमारे पास समय कम है। वीरांश, तुम और तुम्हारी टीम सबसे कठिन टोक्यो आग के टावर पर हमला करोगे। वहां प्रोजेक्ट हेवन का सबसे क्रूर एडमिन शून्यपाल, द वॉइड कीपर, तैनात है। दक्ष ने अपनी छड़ को कंधे पर रखा। और बाकी टावरों का क्या? मेरे बागी योद्धा बाकी 5 मोर्चों पर हमला करेंगे, आर्यमान ने जवाब दिया। लेकिन अगर तुम टोक्यो वाले मुख्य टावर को नहीं गिरा पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। भाग 4, विदाई और प्रस्थान। एक पुराने मरम्मत किए हुए VTOL विमान में बैठते समय वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र की धार को महसूस किया। ये अब केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उसके और शून्य के बीच का एक सेतु, ब्रिज बन चुका था। तैयार हो दोस्त? वीरांश ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने खिड़की से बाहर देखा, जहां पर्ज मिसाइलों का धुआं अभी भी छाया हुआ था। सिमुलेशन में मरना आसान था वीरांश। यहां मर गए तो कोई रिस्पॉन बटन नहीं मिलेगा। भाग 5, टोक्यो का खंडहर। कुछ घंटों की उड़ान के बाद उनके सामने बादलों को चीरता हुआ एक काला टावर दिखाई दिया। टोक्यो शहर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था और केवल ऊंची इमारतों की चोटियां बाहर दिख रही थीं। टावर के चारों ओर हजारों यांत्रिक समुद्री जीव, मैकेनिकल सी बीस्ट्स, पहरा दे रहे थे। भाग 6, शून्यपाल की चेतावनी। जैसे ही उनका विमान टावर के करीब पहुंचा, रेडियो पर एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी। नंबर 001, तुम एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ रहे हो जो पहले ही मर चुकी है। आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शून्य का असली मतलब क्या होता है। अचानक समुद्र के भीतर से एक विशाल लहर उठी और उनके विमान को अपनी चपेट में ले लिया। एपिसोड 31 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 32 की शुरुआत करते हैं, जहां टोक्यो के जलमग्न खंडहरों में एक नया और घातक मोर्चा खुलने वाला है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 32, शांत गहराइयां, द साइलेंट डेप्थ्स। भाग 1, डूबता हुआ प्रहार। जैसे ही विशाल लहर उनके विमान से टकराई, कैबिन के भीतर लाल बत्तियां जलने लगीं। इंजन फेल हो गया है, ईशानी चिल्लाई। विमान तेजी से पानी की ओर गिरने लगा। वीरांश ने शून्य को जोर से पकड़ा और अपनी श्वेत अग्नि से एक सुरक्षा कवच बनाया। छपाक! विमान बर्फीले काले पानी में समा गया। पानी के भीतर का नजारा भयानक था। गगनचुंबी इमारतों के बीच से यांत्रिक शार्क और केकड़े तैर रहे थे, जिनकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। भाग 2, जलीय युद्ध, अंडर वाटर कॉम्बैट। विमान का कांच टूट गया और पानी भीतर भरने लगा। दक्ष ने अपनी सांस रोकी और अपनी छड़ से एक यांत्रिक जीव को दूर धकेला। वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र निकाली। अजीब बात यह थी कि पानी के भीतर उसकी श्वेत अग्नि बुझी नहीं, बल्कि वो नीली चमक के साथ और तेज हो गई। नया बोध, अनंत रुद्र अब तत्वों, एलिमेंट्स के साथ अनुकूलन, अडैप्ट कर रही है। अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। वीरांश ने पानी के भीतर एक बार किया,
तलवार से निकली ऊर्जा की लहर ने 3 यांत्रिक जीवों के टुकड़े कर दिए। उसने इशारों में दक्ष और ईशानी को ऊपर तैरने का संकेत दिया। भाग 3 शून्यपाल का क्षेत्र। वे एक डूबी हुई मेट्रो स्टेशन की छत पर पहुंचे, जो पानी के ऊपर एक छोटे द्वीप की तरह लग रही थी। वहीं काली चादर ओढ़े एक आकृति पानी की सतह पर ऐसे खड़ी थी जैसे वो ठोस जमीन हो। यही था शून्यपाल, द वॉइड कीपर। उसके चारों ओर की हवा ठंडी थी और वो जहां भी खड़ा था पानी जम रहा था। तुमने मेरे गार्डन को दूषित कर दिया योद्धा। शून्यपाल ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के बीच काला धुआं नृत्य कर रहा था। ये वही शून्य था जिसे वीरांश ने सिमुलेशन में देखा था, लेकिन यहां ये कहीं अधिक सघन और वास्तविक था। भाग 4 दबाव का युद्ध। शून्यपाल ने हमला नहीं किया, उसने केवल अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। वीरांश को अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 गुना बढ़ गया है। उसके कान बजने लगे और नाक से खून बहने लगा। यहां तुम्हारा संकल्प काम नहीं करेगा, शून्यपाल की आवाज चारों ओर से गूंजी। यहां केवल भौतिकी, फिजिक्स के नियम चलते हैं और मैं इस क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण हूं। भाग 5 शून्य का हस्तक्षेप। ईशानी और दक्ष घुटनों के बल गिर पड़े। वीरांश भी संघर्ष कर रहा था। तभी शून्य ने आगे बढ़कर अपना नन्हा हाथ पानी में डाला। यह गुरुत्वाकर्षण नहीं है भैया, शून्य ने आंखें बंद करके कहा। यह एक साउंड वेव है जो हमारे मस्तिष्क को धोखा दे रही है। यह टावर से प्रसारित हो रही है। शून्य ने अपना मुंह खोला और एक बहुत ही ऊंची आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी की चीख निकाली। वो आवाज इंसानी कानों को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो शून्यपाल की ऊर्जा से टकराई, दबाव का वो पिंजरा कांच की तरह टूट गया। भाग 6 प्रतिशोध का क्षण। दबाव हटते ही वीरांश ने एक लंबी छलांग लगाई। उसकी तलवार अब पानी और बिजली का एक मिला जुला रूप ले चुकी थी। भौतिकी के नियम सबके लिए एक समान होते हैं शून्यपाल। वीरांश ने हवा में अपनी तलवार को घुमाया। और गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो ऊपर है उसे नीचे गिरना ही होगा। अनंत रुद्र, तड़ित प्रहार, थंडरबोल्ट स्ट्राइक। आसमान से एक असली बिजली वीरांश की तलवार पर गिरी और उसने उसे सीधे शून्यपाल की ओर मोड़ दिया। एपिसोड 32 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 33 की शुरुआत करते हैं, जहां टोक्यो के ठंडे पानी और शून्य की शक्ति के बीच का अंतिम संघर्ष होगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 33 जमा हुआ कोर, द फ्रोजन कोर। भाग 1 शून्य का प्रतिकार। वीरांश की तलवार से निकली बिजली जब शून्यपाल से टकराई तो एक भयानक धमाका हुआ। पानी की विशाल दीवारें चारों ओर उठीं, लेकिन जैसे ही धुआं छटा, वीरांश की आंखें फैल गईं। शून्यपाल टस से मस नहीं हुआ था। उसने अपने सामने एक काला ब्लैक होल जैसा गोला बना लिया था, जिसने सारी बिजली को सोख लिया। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता वीरांश, शून्यपाल की ठंडी आवाज गूंजी। उसे केवल शून्य में बदला जा सकता है। अब इसे वापस लो। शून्यपाल ने वही ऊर्जा एक काले गोले के रूप में वापस फेंकी। वीरांश ने अपनी तलवार आगे की, लेकिन प्रभाव इतना तेज था कि वो पीछे की ओर उड़ता हुआ एक डूबी हुई इमारत की दीवार से जा टकराया। भाग 2 दक्ष और ईशानी का तालमेल। हमें इसे व्यस्त रखना होगा, दक्ष चिल्लाया। उसने अपनी छड़ को पानी में तेजी से घुमाया, जिससे एक भंवर व्हर्लपूल पैदा हुआ। ईशानी ने अपने धनुष से 3 फ्रीजिंग एरोज चलाए, जिनका लक्ष्य शून्यपाल के पैर थे। शून्यपाल के पैर पानी में जमने लगे, लेकिन वो केवल हंसा। नश्वर प्रयास। उसने अपने हाथों से काले धागे निकाले जो पानी के भीतर सांपों की तरह रेंगने लगे और दक्ष की ओर बढ़ने लगे। भाग 3 शून्य की खोज। इसी बीच शून्य ने अपना ध्यान टावर के आधार बेस पर केंद्रित किया। भैया, शून्यपाल केवल एक रक्षक है। असली शक्ति टावर के कोर में है, जो पानी के 500 मीटर नीचे है। जब तक वो कोर चल रहा है, शून्यपाल कभी नहीं थकेगा। वीरांश मलबे से बाहर निकला। उसके सीने पर घाव था, लेकिन उसकी आंखों में श्वेत अग्नि अब सुनहरी हो रही थी। तो हमें उस कोर को जमाना होगा। भाग 4 अंतिम गोता, द डीप डाइव। वीरांश ने दक्ष और ईशानी की ओर देखा। उसे ऊपर रोके रखो, मैं और शून्य नीचे जा रहे हैं।
बिना इंतजार किए वीरांश ने शून्या को अपनी पीठ पर बांधा और अपनी तलवार की धार से पानी को चीरते हुए गहराई की ओर बढ़ा। पीछे शून्यपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी काली ऊर्जा को अपनी छड़ पर झेल लिया। भाग 5 द फ्रोजन कोर। द फ्रोजन कोर। जैसे जैसे वीरांश नीचे जा रहा था, तापमान गिरने लगा। टावर का आधार एक विशाल यांत्रिक हृदय की तरह धड़क रहा था, लेकिन वो हृदय गर्म नहीं, बल्कि इतना ठंडा था कि आसपास का पानी जमने लगा था। वहां कोई रक्षक नहीं था, केवल हजारों पतली तारें थीं जो इंसानी चेतना को डेटा में बदल रही थीं। यही है वो, शून्या ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर हम इसे अचानक बंद करेंगे तो टोक्यो के 50,000 लोग जो पॉड्स में हैं, उनका दिमाग क्रैश हो जाएगा। हमें इसे फ्रीज करना होगा ताकि डेटा सुरक्षित रहे। भाग 6 बलिदान और शक्ति। वीरांश ने अपनी तलवार अनंत रुद्र को कोर के केंद्र में रखा। मुझे अपनी सारी शक्ति लगानी होगी। उसने अपनी श्वेत अग्नि को परम शीत एब्सोल्यूट जीरो में बदलने की कोशिश की, साधना का एक ऐसा स्तर जिसे उसने कभी नहीं छुआ था। उसका अपना शरीर जमने लगा, उसके होंठ नीले पड़ गए। अचानक ऊपर से शून्यपाल की एक भयानक चीख सुनाई दी। वह समझ गया था कि उसका अंत निकट है। वो पानी को फाड़ते हुए नीचे की ओर आ रहा था। जल्दी भैया, शून्या चिल्लाई। वीरांश ने अपनी आत्मा की अंतिम ऊर्जा को निचोड़ दिया। अनंत रुद्र, निर्वाण शीत, निर्वाणा कोल्ड। तलवार से एक सफेद रोशनी निकली जो बिजली जैसी तेज लेकिन बर्फ जैसी ठंडी थी। टावर का धड़कता हुआ कोर एक पल में जम गया। एपिसोड 33 समाप्त, जहां टोक्यो के गहरे समुद्र में एक साम्राज्य का पतन हो रहा है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 34 गिरता हुआ एकाश्म, द फॉलिंग मोनोलिथ। भाग 1 कोर का मौन। जैसे ही वीरांश की निर्वाण शीत ऊर्जा टावर के केंद्र से टकराई, धड़कते हुए यांत्रिक हृदय की आवाज बंद हो गई। चारों ओर की नीली कोडिंग लाइटें सफेद होकर बुझ गईं। पूरे टोक्यो टावर में एक सन्नाटा छा गया जो किसी अंतिम संस्कार जैसा था। हो गया, वीरांश ने हांफते हुए कहा। उसके शरीर पर बर्फ की एक पतली परत जम चुकी थी और उसकी तलवार अनंत रुद्र की चमक फीकी पड़ गई थी। भाग 2 शून्यपाल का पतन। ऊपर पानी की सतह पर शून्यपाल अचानक रुक गया। उसका काला शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी वो शक्ति जो टावर के कोर से आती थी अब खत्म हो चुकी थी। तुमने केवल एक स्तंभ गिराया है, योद्धा। शून्यपाल की आवाज अब हवा की फुसफुसाहट जैसी थी। बाकी 6, वे भूखे हैं और वे अब तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। एक आखिरी चीख के साथ शून्यपाल का अस्तित्व पूरी तरह मिट गया। दक्ष और ईशानी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें एक भयानक कंपन महसूस हुआ। भाग 3 जलमग्न तबाही। टावर का आधार, जो अब पूरी तरह जम चुका था, अपने ही वजन से टूटने लगा। 500 मीटर ऊंचा लोहे का ढांचा झुकने लगा था। भैया, टावर गिर रहा है। शून्या ने वीरांश का हाथ जोर से खींचा। अगर हम अभी नहीं निकले तो हम मलबे के नीचे दब जाएंगे। पानी के भीतर दबाव तेजी से बदल रहा था। ऊपर से विशाल कंक्रीट के टुकड़े और लोहे की बीम गिर रहे थे। वीरांश की ऊर्जा लगभग शून्य हो चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग 4 ईशानी का साहस। ऊपर सतह पर ईशानी ने अपनी धनुष लाठी को एक ग्रैपलिंग हुक में बदला। दक्ष, हमें उन्हें ऊपर खींचना होगा। उसने हुक को पानी के भीतर उस मलबे की ओर फेंका जहां से वीरांश की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। दक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ा। वीरांश, पकड़ो इसे। भाग 5 मलबे से बाहर। विशाल टावर जब समुद्र में गिरा तो एक सुनामी जैसी लहर उठी। टोक्यो के खंडहर पानी की उस मार से कांप उठे। लेकिन लहरों के बीच से 3 आकृतियां बाहर निकलीं, दक्ष और ईशानी, जो एक डूबती हुई नाव पर वीरांश और शून्या को खींच चुके थे। वीरांश बेहोश था, लेकिन उसने शून्या को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था। भाग 6 एक कड़वा संदेश। जैसे ही सूरज, जो अब भूरा और धुंधला था, बादलों के पीछे छिपा, ईशानी के पास रखे रेजिस्टेंस के संचार यंत्र रेडियो पर एक संदेश आया। यह आर्यमान की आवाज थी, लेकिन वह बहुत दुखी और डरी हुई थी। वीरांश, अगर तुम सुन रहे हो
तो वापस नियो रुद्र मत आना। न्यूयॉर्क और पेरिस के टावर मिशन फेल हो गए हैं। सप्तगणों ने अपनी असली सेना सेराफिम को उतार दिया है। वे अब बागी नहीं बल्कि पूरी मानवता को डिलीट कर रहे हैं। ईशानी और दक्ष ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने एक टावर गिराया था, लेकिन बदले में दुश्मन ने पूरी दुनिया पर टोटल वॉर घोषित कर दिया था। एपिसोड 34 समाप्त। शुरुआत करते हैं जहां तबाही का नया और सबसे सुंदर लेकिन घातक चेहरा सामने आने वाला है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 35, सेराफिम का अवतरण, द सेराफिम डिसेंट। भाग 1, मौन आकाश। टोक्यो की सुनामी शांत हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बिजली स्टैटिक महसूस हो रही थी। वीरांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो नाव के गीले फर्श पर लेटा था। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसका खून जम गया। धुंधले भूरे बादलों को चीरते हुए 6 विशाल पंख वाली सुनहरी आकृतियां नीचे उतर रही थीं। वे रोबोट नहीं थे और न ही पूरी तरह इंसान। वे सेराफिम थे, सप्तगणों के अंतिम अंगरक्षक, जिन्हें केवल पूर्ण विनाश के लिए बनाया गया था। भाग 2, न्याय का संगीत। जैसे जैसे सेराफिम करीब आए, एक बहुत ही सुरीला लेकिन डरावना संगीत हवा में गूंजने लगा। यह संगीत सीधे दिमाग पर चोट कर रहा था। ये क्या है? दक्ष ने अपने कान बंद करते हुए कहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। ईशानी ने अपने डेटा पैड पर देखा। ये एक नर्वस फ्रीक्वेंसी है। ये हमारे दिमाग को सीधे शट डाउन कर रहे हैं। वीरांश, हमें यहां से निकलना होगा। भाग 3, पहला प्रहार। सबसे आगे वाले सेराफिम ने अपनी आंखों से एक सुनहरी लेजर छोड़ी। वो लेजर पानी को भाप बनाते हुए सीधे उनकी नाव की ओर बढ़ी। वीरांश ने अपनी कमजोरी को झटकते हुए अपनी तलवार अनंत रुद्र को बीच में अड़ा दिया। कड़कड़ाहट। टकराव इतना जोरदार था कि नाव के चिथड़े उड़ गए। वे सब पानी में जा गिरे, लेकिन वीरांश अब पानी के ऊपर खड़ा था। उसकी श्वेत अग्नि अब स्वर्ण अग्नि में बदल रही थी। ये वो ऊर्जा थी जो उसने टोक्यो टावर के कोर को सोखते समय अनजाने में प्राप्त की थी। भाग 4, शून्या का रूपांतरण। शून्या ने वीरांश का हाथ पकड़ा। अचानक उसके छोटे से शरीर से हजारों पारदर्शी पंख निकले। भैया, ये सत्य के दूत नहीं है। ये केवल एन्क्रिप्शन है। मैं इन्हें देख सकती हूं। मैं इनके भीतर का फ्लॉ देख सकती हूं। शून्या की आंखों से निकलने वाली किरणों ने सेराफिम की सुनहरी आभा को चीर दिया। उनके भीतर की जटिल सर्किट और मांस का भयानक मिश्रण दिखाई देने लगा। भाग 5, बागी की वापसी। तुमने सुना दक्ष? वीरांश ने चिल्लाकर कहा। ये भगवान नहीं है, ये केवल बहुत सुंदर और महंगे हथियार हैं। वीरांश ने पानी की सतह पर दौड़ना शुरू किया। वो एक के बाद एक डूबती इमारतों पर छलांग लगाता हुआ सीधे सेराफिम के सामने पहुंच गया। सेराफिम ने अपनी विशाल सुनहरी तलवार निकाली, जो प्रकाश की बनी थी। भाग 6, प्रकाश का युद्ध, द लाइट वॉर। हवा में तलवारों का ऐसा टकराव हुआ जिसे पूरे टोक्यो ने महसूस किया। वीरांश की स्वर्ण श्वेत अग्नि और सेराफिम का दिव्य प्रकाश आपस में उलझ गए। तुम एक नश्वर मॉर्टल हो, सेराफिम की आवाज गूंजी। तुम उस वास्तविकता को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे हमने पहले ही मिटा दिया है। जब तक एक भी इंसान जाग रहा है, वीरांश ने सेराफिम के हेलमेट पर प्रहार करते हुए कहा, तुम्हारी वास्तविकता अधूरी है। तभी आसमान से एक संदेश आया। यह आर्यमान का नहीं था, यह सप्तगणों के प्रमुख का था। वीरांश, यदि तुम्हें अपनी बहन और मित्रों की जान प्यारी है, तो सीधे हिमालय के 7वें स्तंभ पर आओ। अंतिम न्याय वहीं होगा। एपिसोड 35 समाप्त।